हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अंशु शर्मा आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र विषय का मॉड्यूल 7, जिसका पढ़ेंगे आज हम अध्याय 35, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, अब कंप्यूटर से रिलेटेड हम जो काम करते हैं अकाउंटेंसी का, वो कहाँ कर रहे हैं, हम करेंगे स्प्रेडशीट के अंदर। तो हम इस चैप्टर के अंदर पहले स्प्रेडशीट को बहुत अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद इसके बाद वाले चैप्टर के अंदर हम इसको इसके अंदर अकाउंटेंसी के साथ क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, मतलब अकाउंटेंसी को इसके अंदर डालेंगे। तो आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहां भी डिजिटल की बात आ जाती है, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम करते हैं। सिंपल सी बात है कि आप कंप्यूटर में जब काम कर रहे हैं तो ठीक है। अब दूसरी टर्म है स्प्रेडशीट। ठीक है, तो देखिए स्प्रेडशीट क्या होती है। स्प्रेडशीट होती है जिसमें हम डेटा को, डेटा मतलब जो भी मैं कंप्यूटर के अंदर डाल रही हूँ वो डेटा, मैं बता चुकी हूँ डेटा क्या होता है। तो वो हम कैसे रखते हैं, टेबुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, टेबुलर फॉर्म के अंदर मतलब जिसमें हमारे उसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं, जिसे हम रो और कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम डेटा को रो और कॉलम में रखते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभों में रखते हैं, तो वो हमारी क्या है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर हम डेटा को इस तरीके से रखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती क्या है, पंक्ति और स्तंभ। मैंने आपको क्या बताया, डेटा को रखा जा रहा है, बिल्कुल वही की वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पंक्तियों एवं स्तंभों का संयोजन वाला कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। सिंपल एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हम डेटा को किस तरीके से रख रहे हैं, पंक्ति और स्तंभ की तरह। ये हमारी पंक्ति होती है और ये हमारा स्तंभ। तो डेटा को हम इसके अंदर इस तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको वर्कशीट भी कहा जाता है। किसे, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है, इसे कार्य पत्रिका या फिर वर्कशीट भी कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया स्प्रेडशीट क्या होती है। देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसी के अंदर हम अकाउंटिंग का सारा काम करेंगे। ठीक है, तो स्प्रेडशीट सबको समझ में आया। इसके अंदर क्या करते हैं, हम डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रखते हैं। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन क्या होता है, रिपोर्ट। जैसे कोई भी रिपोर्ट मांग लेता है, तुरंत कोई भी काम की रिपोर्ट मांग ली, तो प्रतिवेदन का मतलब हो गया कि रिपोर्ट। रिपोर्ट हेतु वांछित सूचना को प्राप्त, मान लीजिए आप नॉर्मल सिंपल फॉर्म में समझिए। कोई भी रिपोर्ट, जैसे आपको किसी ने कह दिया, जैसे मान लो स्कूल के किसी प्रिंसिपल ने एक टीचर को कह दिया कि आप उन बच्चों का डेटा निकालिए, वो रिपोर्ट दीजिए जिसके 75 से ज्यादा है। ठीक है, तो उसने रिपोर्ट मांगी और उसने क्या कहा, अपनी इच्छा, अपनी जो वांछित सूचना, जो भी उसे सूचना चाहिए थी, उस अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रिपोर्ट निकाल के उसे दे देगा। तो रिपोर्ट अगर मुझे निकालनी है, किस पर, किसी भी कंडीशन पे बेस, या जो मुझे चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, स्प्रेडशीट। प्रतिवेदन हेतु वांछित सूचना को प्राप्त करने के लिए संख्यात्मक एवं वित्तीय डेटा, भाई फाइनेंशियल रिपोर्ट भी हो सकती है, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको। तो संख्यात्मक एवं वित्तीय डाटा की गणना तथा तुलना करते हैं। ये सब किसमें कर रहे हैं, स्प्रेडशीट में। एक ऐसा प्रोग्राम जो डेटा को रो और पंक्ति में लेके चल रहा है, उसके अंदर अगर मुझे रिपोर्ट की जरूरत है, तो गणना और कैलकुलेशन किस पे परफॉर्म होगी, जो भी संख्यात्मक या अगर फाइनेंशियल डेटा है तो उसके ऊपर। ठीक है, अब ये सब होती क्या है, ये सब होती है एमएस एक्सेल के अंदर। देखिए एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। आपने सुना होगा, पावर पॉइंट वगैरह भी सुना होगा आप लोग, जैसे सब लोग यूज करते होंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, एमएस वर्ड तो यूज करा ही होगा सबने, कोई भी अपना लेटर लिखने के लिए। ठीक है ना, अगर कंप्यूटर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसके अंदर सेम वैसे ही एक्सेल भी उसी का एक पार्ट है, एमएस ऑफिस का। तो एमएस एक्सेल के अंदर हम क्या बनाते हैं, स्प्रेडशीट। ठीक है, इतना समझ में आया स्प्रेडशीट क्या है, कहाँ बन रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब पहले हम इसके टर्म्स समझते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है स्प्रेडशीट के अंदर। देखिए, इस तरीके से डेटा, मैंने क्या कहा आपको, टेबुलर फॉर्म में बोला। ठीक है, ये आपकी हो गई कॉलम सी, और ये आपका हो गया रो। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए ग्रिड। ग्रिड क्या हो गई, ये
ये आपकी ग्रिड हो गई। ये तो आपकी हो गई लंबवत वाली, और ये आपकी हो गई क्षैतिज, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये आपकी वर्टिकल। ये आपकी ग्रिड हो गई, ठीक है। स्प्रेडशीट एक ग्रिड जो पंक्तियों व स्तंभों से बना है, ठीक है ना। अब इनका नाम कैसे देते हैं ये समझिए। ये जो हो गए आपके स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम, इसको कहते हैं ए, इसको कहेंगे बी, इसको सी, इसको डी। इस तरीके से जेड तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? जेड तक। जैसे ही वो जेड तक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो नंबरिंग होगी कॉलम की वो होती है आपकी ए ए ए बी, इस तरीके से, ठीक है। फिर ए लास्ट क्या होगा हमारा, यहां से लेकर हमारा हो जाएगा ए जेड, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसकी क्या होते हैं नंबरिंग, हम जैसे नाम रखते हैं वो इस तरीके से होता है। अब देखिए रो, रो का नाम कैसे रखते हैं, रो में हमेशा 1 2 3 इस तरीके से चलेगा। समझ में आया? इस तरीके से हम रो का नाम रखते हैं 1 से लेकर जो भी है, जितनी भी रो है। और यहाँ पे 26 अल्फाबेट होते हैं, तो इसलिए 1 से 26 पे खत्म होने के बाद आगे के हम करते हैं ए बी ए सी, इस तरीके से। देखिए पंक्ति को हम देते हैं 1 2 3 नंबर से, प्रत्येक स्तंभ को वर्णाक्षर, वर्णाक्षर कैसे, ए से लेकर जेड तक का। और जब जेड एंड हो गया तो उसके बाद हम करते हैं डबल ए से ए बी, फिर ए सी कंटिन्यू, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने ये स्प्रेडशीट समझी। स्प्रेडशीट के नाम जो है वो हम कैसे डालते हैं, हम नहीं डालते, डले हुए आएंगे, लेकिन इनको समझना जरूरी है क्योंकि इसका एड्रेस हम पूरा हमारा इसी पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। चलिए ये तो था हमारा ग्रिड। अब नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो गया, ये पंक्ति और ये रो, इसको काटने वाला एक बिंदु, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एलिमेंट, जिसे हम अंश कह रहे हैं। जैसे A1, मान लो ये मेरा A है और ये मेरी रो है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा A1 हो गया, ठीक है। समझ में आया, ये इसका अंश हो गया। नेक्स्ट है आपका लेंस अवलोकन। देखो लेंस अवलोकन किस लिए काम आता है, मान लीजिए आपकी बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ही ज्यादा डेटा, ठीक है, लेकिन इतने बड़े डेटा के अंदर आप चाहते हैं सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करना, ठीक है, इस पार्ट पे फोकस करना चाहते हैं। तो लेंस अवलोकन क्या फैसिलिटी देता है कि आप इस पार्ट पे फोकस कर सकते हैं, यानी आप लेंस अवलोकन चूज करके ये वाला पार्ट अलग से बड़ा करके देख सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको पूरी स्प्रेडशीट दिखेगी, नहीं, आप इस वाले इसका यूज करके क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट को देख सकते हैं, वरना पूरी स्प्रेडशीट आपको दिखती है, ठीक है। तो उपयोगकर्ता को कार्य में प्रयुक्त सीमित पंक्ति लिमिटेशन हो गई, और स्तंभों को देखने व उन पे ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। मतलब ये हमें ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फंक्शन। ये सब हमारे स्प्रेडशीट के अंदर होते हैं, तत्व समझ लो, एलिमेंट समझ लो, क्या क्या चीजें अवेलेबल है वो हम पहले समझ रहे हैं। आज हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को समझेंगे कि क्या होता है उसके अंदर और कैसे वो काम करता है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसे उसके अंदर वर्क करेंगे, ठीक है। अब देखिए फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं, प्रकार्य से कठिन एवं लंबी गणनाएं कुछ ही सेकंडों में की जा सकती है। प्रकार्य मतलब फंक्शन, कोई भी फंक्शन है। अब मान लीजिए आप सम कर रहे हैं, सपोज सम के लिए आपके पास इसमें बहुत सारे है नंबरिंग, 3 5 6 7, और कंटिन्यूशन में मान लीजिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप इसको एक एक करके सम करोगे, जोड़ोगे, 3 + 5 + 6 प्लस, तो कितना लेंथी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सम एक फंक्शन है जो इसके अंदर अवेलेबल है, इसमें बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, हमारी कोई भी गणना को सरलता से और कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। इसमें हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना होता है, और वो मैं आपको अभी जब फंक्शन पढ़ाऊंगी तो एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से हम इसमें फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हमारा लेंथी मेथड हो गया, ये हमारा शॉर्ट मेथड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संरूपण, मतलब कि फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब ए लिखा है, इसको मुझे कलरफुल करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, या फिर इसका साइज बड़ा करना है, तो ये सब चीजें होती है फॉर्मेटिंग। वर्कशीट की फॉर्मेटिंग अलग होगी, ये मेरी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। स्प्रेडशीट में पाठ्य भाग स्वरूपण क्षमताएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट पार्ट है हमारा उसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। पाठ्य भाग का मतलब होता है टेक्स्ट भाग, ठीक है। जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है ABC एनीथिंग XYZ कुछ भी लिख सकती हूँ, तो टेक्स्ट पार्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। तैयार रिपोर्टों को
सेव कर सकते हैं, उन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर उसमें से क्या कर सकते हैं, दोबारा से उन्हें रीयूज भी कर सकते हैं। देखिए, उपयोग हेतु अन्य अनुप्रयोगों को भेज भी सकते हैं। भाई रिपोर्ट हमने यहाँ से बनाई और हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल का ये प्रॉफिट होता है कि हम किसी भी टाइम कोई भी रिपोर्ट किसी को भेज सकते हैं, यानी एनी टाइम एनीवेयर। ओके, तो ये सारा हमें क्या किसमें अवेलेबल है, ये सारे हमें अवेलेबल है किसमें, स्प्रेडशीट में, ठीक है। सेव, प्रिंट तथा भेजना। अब स्प्रेडशीट को क्या कर सकते हैं हम, एक फाइल के रूप में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। भाई हमने बनाई और हम उसे सेव कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, पूरी शीट को भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर शीट के एक पार्ट को भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिससे कि आप उसके पार्ट को भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसे एक संलग्न के रूप में, संलग्न देखिए, मेल, चलो मैं मानती हूँ मेल किसी ने यूज नहीं करा होगा, बट व्हाट्सएप तो सब यूज करते हैं आप लोग। तो व्हाट्सएप में एक इस तरीके से होता है ऑप्शन, होता है ना पिन का ऑप्शन, ये आपका क्या कहलाता है, अटैचमेंट करता है। अटैचमेंट करते हैं तो अटैचमेंट ही क्या हो गया, अटैचमेंट को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, संलग्न। तो संलग्न के रूप में, यानी हम अटैचमेंट के रूप में, जैसे आप फोटोज वगैरह भेजते हो, कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हो ना व्हाट्सएप पे, ऐसे ही सेम मेल में भी होता है। तो मेल में भी हम क्या करते हैं, हमारी जो रिपोर्ट बनी हुई है अगर मुझे किसी को भेजना है तो ये संलग्न के रूप में, यानी अटैचमेंट के रूप में क्या कर सकते हैं, मेल प्राप्तकर्ता को भेजा जा सकता है। मेल करो, व्हाट्सएप करो, या आप कुछ भी करो, पर अटैचमेंट की तरह हम इसे सेव कर भेज सकते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। प्रिंट हो गया, सेव हो गया, और हमने क्या करा, इसे अटैचमेंट की तरह भेज दिया। तो ये सारी फैसिलिटी किसके अंदर है, ये सब हम पढ़ रहे हैं एक्सेल के स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट का कंसेप्ट, ठीक है। आज हम कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं, तो सारे कंसेप्ट क्लियर करिए। पहले वर्कशीट पढ़ी हमने, वर्कशीट के अंदर स्तंभ और वो पढ़े, रोज जो थी उसकी, ठीक है। फिर उसके नाम कैसे रखे हमने, फिर स्प्रेडशीट के अंदर क्या क्या चीजें हमने कवर करी, अंश क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, ठीक है। उसमें फॉर्मेटिंग्स हो सकती है, उसे प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अटैचमेंट की तरह भेज सकते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए, वर्कबुक और वर्कशीट, इसको देखिए, सबसे पहले जब भी आपके एक्सेल ओपन होता है तो इस तरीके से एक विंडो आती है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है आपका वर्कशीट 1, यहाँ पे वर्कशीट 2, ठीक है। ये वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3, और ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा कहलाता है वर्कबुक, वर्कबुक, ठीक है। तो अब इस डायग्राम से आप इसकी डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं। सॉरी, वर्कबुक है ये, वर्कशीट नहीं, वर्कबुक, ठीक है ना, वर्क बुक, ठीक है। अब देखिए क्या डेफिनेशन है, अब समझिए इसको। ये हमारी वर्कबुक है, एक वर्कबुक के अंदर क्या आ रही है, बहुत सारी वर्कशीट आ रही है। तो देखिए, ये आपकी है वर्कबुक, क्या है इसमें, कई पृष्ठों का प्रपत्र, मतलब बहुत सारे जो पृष्ठ, ये हो गया, ये हो गया, इनका प्रपत्र यानी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यानी बहुत सारे अगर हैं तो वो हमारी कहलाएगी वर्कबुक, ठीक है ना। और वर्कशीट, ये क्या है, वर्कशीट, तो बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट मेरी ओपन है, तो ये एक वर्कशीट है, ये वाली जो है मेरी पूरी एक वर्कशीट है, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, मान लीजिए इस पे ए लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा वर्कशीट 2 पे, तो वो मुझे यहाँ पे से ये नहीं दिखाएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा उसके अंदर, तो वो आई एक दूसरी वर्कशीट। तो वर्कशीट का मतलब हो गया एकल, जिसमें एकल पृष्ठ होता है, और वर्कबुक का मतलब जिसमें क्या होता है, बहुत सारे, यानी पृष्ठों का प्रपत्र, बहुत सारे पृष्ठों का प्रपत्र, ठीक है। समझ में आया, स्प्रेडशीट हो गया हमारा, स्प्रेडशीट हो गई, एक्सेल में एक वर्कशीट, ये पूरी एक वर्कशीट हो गई, वर्कबुक हो गया, वर्कशीट हो गया। अब देखिए सेल क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर है, ये आपका सेल है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, देखिए, सेल क्या है, जहां पे स्तंभ और रो, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं,
एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया, वो हमारा बन गया सेल। ठीक है, तो एक सेल क्या हो गया, जहां पे स्तंभ और पंक्तियां आपस में प्रतिच्छेद करती है, यानी इंटरसेक्ट करती है, कटती हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया सेल। वर्कशीट समझ में आया, वर्कबुक हो गया और ये हमारा हो गया सेल। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हमारा क्या है, सेल। अभी जो मेरा कर्सर है, कर्सर का मतलब माउस आप लोगों ने यूज किया होगा, तो एक जहां भी माउस जब आप यूज करते हैं तो एक इस तरीके से दिखाई देता है, इसका मतलब होता है ये इसे कर्सर कहते हैं। तो कर्सर अभी जो भी एक्टिव है मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है, तो यानी ये मेरा एक्टिव सेल है, ये मेरा सेल हो गया। ये देखिए कॉलम हो गए, ये हमारी रोज हो गई। इसमें मैं दो तीन चीजें और बता देती हूँ, बाद में काम आएंगी। ये हमारी फंक्शन बार होती है, अभी मैं आपको सम बता रही थी ना, वही वाली चीज वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसके अंदर ऑप्शन भी होता है। ठीक है, तो समझ में आया, ये सेल और ये हमारे हो गए सारे स्तंभ और ये हमारी होगी रोज। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट प्रचालन। तो वर्कशीट प्रचालन क्या होता है, सेल सूचक का चलन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेल सूचक का चलन। तो सेल सूचक को क्रियाशील करने हेतु सेल पे क्लिक करिए, मतलब हम किसी भी चीज को एक्टिव कैसे बना रहे हैं, वर्कशीट के अंदर हम काम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसमें किसमें काम करेंगे, हम काम करेंगे सेल के अंदर। तो सेल पे पहले क्लिक करेंगे तभी तो उसे एक्टिव बनाएंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा है शॉर्टकट मेनू से। शॉर्टकट मेनू कैसे आता है, जब आप माउस के अंदर देखा होगा लेफ्ट और राइट दो बटन होते हैं, बायां और दायां। तो जब राइट क्लिक करते हैं आप, ठीक है, यानी दायां क्लिक करते हैं तो एक शॉर्टकट मेनू ओपन हो जाता है। ठीक है, तो उस मेन्यू से शॉर्टकट मेन्यू के अंतर्गत उन प्रकारों, मतलब जो भी हमें काम करना है उसकी सूची सम्मिलित होती है और उसमें से हम चुनिंदा सेलों पे सामान्य इनको निष्पादित करते हैं। यानी जो भी काम हमें करना है वो हम चूज करेंगे और वो काम क्या होगा, हमारे एक्टिव सेल पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका प्रकोष्ठों में डाटा प्रविष्टिकरण। देखिए प्रकोष्ठ को कहते हैं हम सेल, क्या कहते हैं, सेल। जो मैंने अभी आपको समझाया था ना, ये सेल। ठीक है ना, ये हमारा होता है प्रकोष्ठ। तो डाटा प्रविष्टिकरण का मतलब हो गया डाटा को एंटर करना। तो डाटा को सेल में हम कैसे डालते हैं ये इसमें बताया गया है। एक सक्रिय प्रविष्ट में सूत्र बार में एक सक्रिय प्रकोष्ठ में डाटा प्रवेश करने हेतु, देखिए क्या मतलब है इसका, यह भी आपकी फॉर्मूला बार थी। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपल डाटा डाल सकते हैं, या फिर सेल पे क्या आके क्लिक करिए और यहाँ पे जो भी डेटा आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए। ठीक है, या तो इस तरीके से करिए या फिर फॉर्मूला बार में आके यहाँ भी कर सकते हैं। जहां आप डेटा चाहते हैं उस प्रकोष्ठ पर क्लिक करो, सिंपल उसे पहले एक्टिव बनाओ और वहां पे आके आप क्या करेंगे, डेटा को टाइप करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, आपने इस सेल पे क्लिक करा, इसे एक्टिव बनाया, देन आपने यहाँ पे टाइप कर दिया सेल A2 डेटा और आपने एंटर कर दिया। देखिए ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, कर्सर। ठीक है, डेटा लिखा और एंटर कर दिया। ये तो सबसे बेसिक काम है, ये तो करना ही है, उसके बिना आप एंट्री कैसे करेंगे। आपने जिस भी सेल में डेटा डालना है वहां पे आके क्लिक करो, क्लिक करके सिंपल टाइप करा, टाइप करके एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टेक्स्ट को कहाँ डालना, स्प्रेडशीट के अंदर। सूत्र बार में डाटा प्रविष्ट करने हेतु, अब देखो दो तरीके बताए मैंने आपको, एक तो हो गया आपका सेल के अंदर डालना और एक हो गया आपका सूत्र बार मतलब फंक्शन बार, ये वाली। ठीक है, अब इसके इसमें क्या करेंगे, जहां भी आप डाटा डालना चाहते हैं पहले उस प्रकोष्ठ पे क्लिक करो, यानी यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद कर्सर को यहाँ रखेंगे। पहले वाले केस में हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके कर्सर को इसी में रखा था सेल के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं फॉर्मूला बार के थ्रू। तो फॉर्मूला बार के थ्रू कर्सर पे क्लिक तो करेंगे, पहले उसे एक्टिव बनाएंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ पे कर्सर को रखेंगे, हम रखेंगे फॉर्मूला बार के अंदर। तो दो तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं, हम डेटा को प्रविष्ट करा रहे हैं हमारी स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, फिर डेटा टाइप करिए। तो इस तरीके से दो तरीके से हम डेटा को टाइप कर सकते हैं। जनरली वही वाला यूज होता है क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होता है। ठीक है, ये वाला बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है बहु प्रकोष्ठ को चुनना। बहु प्रकोष्ठ का मतलब
मल्टीपल यानी एक से ज्यादा सेल को हमें चुनना है, तो वही बात है, पहले इस पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, फिर इसे ड्रैग करो। इसके भी 2-3 तरीके हैं। तो कॉपी अथवा कट किए जाने वाले प्रत्येक प्रकोष्ठ अथवा डाटा को चुनने हेतु, देखिए बहुत सारे जो सेल हैं उसे हम चुनेंगे, तो हम किस किस काम के लिए चुनेंगे? या तो हम भाई एक साथ, ऐसा तो है नहीं कि 2 सेल में एक साथ एंट्री कर रहे हो, नहीं कर सकते। या तो हम 2 सेलों को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ हम कॉपी करेंगे, या हम पेस्ट करेंगे। भाई 2 सेलों को एक साथ उनमें एंट्री तो नहीं कर सकते, एक सेल में एक बार एंट्री करके ही तो नीचे आओगे, ठीक है। तो बहु प्रकोष्ठ चुनना हमारा कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हमें डेटा को कट करना हो या कॉपी करना हो या फिर पेस्ट करना हो। एंट्री हमेशा एक ही सेल में होगी, एक साथ 2 सेल में नहीं हो सकती, ठीक है। तो चलिए कट कॉपी पेस्ट के लिए कैसे करेंगे? कॉपी अथवा कट किए जाने वाले प्रकोष्ठ को सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? कहीं और जाएंगे, जहां भी हमें इन्हें पेस्ट करना है वो वहां पे आके इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, एक ही श्रेणी में कई प्रकोष्ठों को चुनने के लिए, अब ये मुझे बहुत सारे चुनने हैं, तो पहले तो मैं अपने कर्सर को यहाँ रख के इसको सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा इस तरीके से पॉइंट है, इसको मैं खींचते हुए, ड्रैग करते हुए यहाँ तक ले जाऊंगी जहां तक कि मुझे क्या करना है? अपना डेटा सेलेक्ट करना है, यानी सेल सेलेक्ट करने हैं। तो पहले इस पे क्लिक करा, देन जो मेरा माउस है उससे ड्रैग करते हुए, ड्रैग का मतलब खींचेंगे, यहाँ से इसको खींचते हुए वहां तक ले जाएंगे जितने सेल मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो ये हो गया एक से ज्यादा सेल को सेलेक्ट करने का तरीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक पंक्ति अथवा स्तंभों को चुनना, ठीक है। मान लीजिए अभी तो हमने क्या करा, वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे। अब देखिए ये क्या है? मेरी रो, पंक्ति, ये मेरा कॉलम। अगर मैं पूरी पंक्ति को सेलेक्ट एक साथ करना चाहती हूँ तो मैं ड्रैग करके कहाँ तक ले जाऊंगी? सोचो, वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये मेरी पंक्ति हो जाएगी ना, बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखिए ये ऐसे ही सेम कॉलम है, कॉलम भी कितने सारे हो जाएंगे, तो मैं इतना लंबा ड्रैग नहीं कर सकती। पर मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करूँ, तो क्या करना है? तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसका जो नाम होता है, ये इसे हेडर पार्ट कहते हैं। यहाँ पे आके इस किसके हेडर पे क्लिक करेंगे? रो के। अगर मुझे रो चाहिए, मान लीजिए मुझे कॉलम चाहिए, तो मैं क्लिक किस पे करूंगी? जैसे ए कॉलम चाहिए तो ए पर। तो इसको क्या कहेंगे कि अगर हमें रो सेलेक्ट करनी है, पंक्ति सेलेक्ट करनी है पूरी लास्ट तक, तो हम रो का जो हेडर है यानी हमारे पंक्ति का जो हेडर है उस पे क्लिक करेंगे। और अगर हमें पूरा स्तंभ चाहिए तो इसके हेडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है ना? समझ में आया? पूरी रो और वो पूरे कॉलम को कैसे सेलेक्ट किया जाता है? उनके हेडर पे क्लिक करके। चलिए नेक्स्ट है कॉपी एंड पेस्ट। हमने सेलेक्ट करना समझ लिया, कॉपी पेस्ट। देखिए कॉपी और पेस्ट के लिए सबसे पहला काम, जिन सेलों को हमें कॉपी करना है, ठीक है, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो प्रकोष्ठ या प्रकोष्ठों, जिसको भी मुझे क्या करना है? कॉपी करना है, उनको चुनो यानी सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका गंतव्य स्थान है, यानी जहां पे भी आपको इन्हें पेस्ट करना है, उस वहां पे जाके क्लिक करो, ठीक है। उस पे क्लिक करने के बाद होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में, होम टैब का क्लिपबोर्ड समूह, देखिए इसको समझिए, इस तरीके से आपकी शीट दिखती है। ये यहाँ बहुत सारे टैब आएंगे आपके, फाइल आएगा, होम आएगा, ठीक है, इंसर्ट आएगा, इस तरह से बहुत सारे टैब आते हैं। और जैसे आप इनमें से किसी एक पे क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड समूह खुल जाते हैं। जैसे ये एक समूह हो गया, ठीक है, ये दूसरा समूह हो गया, ये तीसरा हो गया। तो हम क्या करेंगे? इस होम टैब, इसे टैब बोलते हैं, यहाँ पे ये इसके क्या कहलाते हैं? समूह कहलाते हैं। और इसके अंदर जो भी काम दे रखे हैं वो सारे इसके क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं। तो होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिपबोर्ड समूह आएगा, इसमें से हम कॉपी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉपी सेलेक्ट कर लिया। अब देखो जहां पे आप डाटा को वो करना चाहते हो, रखना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, उन पे क्लिक करा सेल पर। अब दोबारा से होम टैब के क्लिपबोर्ड में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे,
ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, और वहां पे ये देखिए पेस्ट के पास ये आता है आपका कट का, ये कट होता है, ये कॉपी है, और ये आपका पेस्ट है। ठीक है, तो कॉपी यहाँ से करके इस तरीके से देखिए ग्रुप आ गया क्लिपबोर्ड और होम टैब के अंदर। ठीक है, समझ में आया। स्प्रेडशीट जब आप खोलोगे तो ऊपर आपको होम दिखेगा, यहाँ क्लिपबोर्ड दिखेगा, क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ से कॉपी और यहाँ से पेस्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। सेम प्रोसीजर है कट और पेस्ट का। कट और पेस्ट के लिए भी डेटा को पहले सेलेक्ट करिए, ठीक है, सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद वही होम टैब के अंदर जाके क्लिपबोर्ड समूह के अंदर जाने के बाद वहां पे हम कॉपी की जगह क्या चुनेंगे, कट। क्या चुनेंगे, कट ऑप्शंस। ठीक है, फिर वापस जहां पे हमें उन सेलों को रखना है वहां पे क्लिक करेंगे उन सेलों पे। ठीक है, उसके बाद सेम सेम ऑप्शन होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये दो हैं ए बी, इसे मैं कॉपी कर रही हूँ और इसे मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी कर रही हूँ तो मान लीजिए यहाँ पेस्ट कर रही हूँ, तो ये जो ए बी है वो यहाँ भी रहेगा जहां से मैंने कॉपी किया है और यहाँ भी रहेगा। बट कट के केस में यहाँ से ए बी हट जाएगा और कहाँ पेस्ट हो जाएगा, जहां भी मुझे इसे पेस्ट करना है। तो कट के केस में एक ही जगह पे रहता है, मूव हो जाता है, और कॉपी के केस में दोनों जगह क्या होता है, अवेलेबल होता है डेटा। ठीक है, तो ये फर्क है कट एंड पेस्ट और कॉपी एंड पेस्ट के अंदर। ठीक है ना, सेम प्रोसीजर है करने का, बट डिफरेंट सिर्फ इतना ही है। देखिए इस तरीके से ये कट वाला है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ से कट करोगे और पेस्ट के लिए पेस्ट ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आप पेस्ट करोगे, है ना। ठीक है, तो कट पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। अब देखिए अंडू रीडू, अंडू रीडू क्या होता है। अंडू रीडू का मतलब होता है कि कोई भी काम अगर आपने रिसेंट किया है उसको दोबारा से चेंज करना, यानी पुराने उसी में वापस लेके आना। अंतिम कार्यवाही यानी जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया है उसको अंडू तथा रीडू करने के लिए, इसके लिए अब हम कैसे करते हैं, सेम सारे ऑप्शन आपको टैब के अंदर अवेलेबल होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां पे क्लिक करिए और उसके ऑप्शन पे क्लिक करिए। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार आती है, जैसे मैंने अभी आपको होम बताया, यहाँ पे आपका होम आ रहा है और इंसर्ट है, फाइल है, इसके ऊपर यहाँ एक क्विक एक्सेस टूल बार आती है, इसमें 5 या 6 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आप ऐड भी कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे, वहां पे देखिए अंडू का ऑप्शन आपको इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, राउंड में थोड़ा सा और इस तरीके से, और रीडू का ऑप्शन इस तरीके से। तो आपको जिस काम को अंडू करना है उसके लिए आप ये वाला सेलेक्ट करिए और रीडू के लिए ये वाला सेलेक्ट करिए, ये आपका आएगा क्विक एक्सेस टूल बार पे। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये अंडू है, ये रीडू है, होम टैब के ऊपर ये छोटी सी एक क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं अपने थ्रू, है ना, और या फिर यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें जो है वो तो रहते ही है, आप अपना नया फीचर भी ऐड कर सकते हैं। फीचर ऐड करने का मतलब जो इसमें ऑप्शन अवेलेबल है वो ऑप्शन आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, जिससे कि काम फटाफट हो, आपको किसी और टैब ग्रुप में जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अंडू रीडू क्लियर हुआ। चलिए लास्ट हमारा हम पढ़ते हैं ऑटोफिल। ठीक है, ऑटोफिल क्या होता है, देखो ऑटोफिल का मतलब होता है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली और फिल मतलब भरना। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी डेटा को किसी सीरीज किसी श्रेणी में भरना है, फिल करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, ऑटोफिल। ऑटोफिल विशेषता के कारण वर्कशीट के जो भी सेल है उनको चुनिंदा श्रेणियों में भरा जाता है। ठीक है, उनको चुनिंदा श्रेणी का मतलब जैसे टू की टेबल में भरना है, या पर्टिकुलर कोई आपने जैसे आपको सपोज मान लीजिए आपको हर मंथ का डेटा रखना है, आप बार बार जनवरी फरवरी और ये सब टाइप करेंगे नहीं, आप क्या करिए सिर्फ जनवरी लिख दीजिए और उसको ड्रैग कर लीजिए। तो ड्रैग करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली फिल है, जितनी भी श्रेणियां भरी हुई हैं वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो ये मंथ की सीरीज होती है जो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, यानी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या है आपका 2। ठीक है, मान लीजिए 4, आपको डेटा चाहिए, सपोज यहाँ पे चाहिए 6, तो आप क्या करिए, इसको आपने सेलेक्ट करा, ये आता है आपका फिलिंग वाला, इस फिलिंग वाले को आप क्या करिए, खींचिए,
खींच के ले जाएंगे, और जैसे आप इसे खींच के ले जाएंगे आगे, तो ये क्या होगा, ये फिल हो जाएगा आगे 4 6 8 इस तरीके से, है ना, पूरा का पूरा। अब एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। मान लीजिए आपको पूरा नहीं लिखते, जैन लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ मैंने फैब लिख दिया, इस तरीके से सेल में लिख दिया। अब यहाँ मेरे क्या है, मंथ के नाम, मंथ नेम। अब यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये जो आ रहा है यहाँ पे ऑटोफिल का एक वो आ जाएगा, ये एक आता है फिल हैंडल, इस तरीके से ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा। आप इसको ड्रैग करिए जितना आपको करना है। आपने यहाँ तक ड्रैग करा, सपोज ये आपके हैं कितने, 8 मंथ तक मान लो, 1 2 3 4 5 6 तक आपने खर्चा, तो ये क्या करेगा, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून, इस तरीके से ऑटोमेटिक फिल कर देगा, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो समझ में आया ऑटोफिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोफिल वाला, ये बहुत काम में भी आएगा हमारे, क्योंकि बही खाता वगैरह हम कैसे रख रहे हैं, मैनुअली भी तो कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है, तो ऑटोफिल ऑप्शन क्या होता है, इससे हमें सारी चीजों को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरी नहीं है कि मंथ की हो, आप अपनी एक खुद की भी बना सकते हैं इसके अंदर, और उसे इंसर्ट कर दीजिए, और बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये वही स्टेप्स लिखी हुई है, फिल हैंडल पे क्लिक करिए, फिल हैंडल इस तरीके से था, और प्रकोष्ठों को पूर्ण करने हेतु फिल हैंडल को खींचो। जैसे मैंने इसको कहा कि आप इसको क्या करोगे, ड्रैग करोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, उस टर्म को आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अकाउंटिंग हम इनके थ्रू ही करेंगे, सारी स्प्रेडशीट के अंदर ही हम अकाउंटिंग का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।